17 सितंबर को पुलिस ने एक एनकाउंटर दिखाया था मोहताबाद गांव के एक लड़के बल्लू का। उसी विषय पे आप लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पे उसके पिताजी बैठे हुए हैं और भी जो सामाजिक लोग हैं। इस एनकाउंटर पे कुछ सवाल हैं जो कि हम पुलिस वालों से पूछना चाह रहे थे। एनकाउंटर हमारे हिसाब से जो पुलिस ने की एक हत्या की है, जो कि एनकाउंटर नहीं है, जिसका मुकदमा 251 थाना धोज के अंदर दर्ज है। दर्ज होने के बाद भी आज 15 दिन हो गए, लेकिन पुलिस उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। एक मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था एफआईआर नंबर 249, जो कि उसके अगेंस्ट दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस को किसी मुखबिर ने सूचना दी, कोई टाइम टेबल नहीं है कब सूचना दी, कहां सूचना दी। एक मुखबिर ने उनको फोन करके सूचना दी। सेक्टर 48 के सीआईए इंचार्ज को, जिनका नाम राकेश कुमार है, उन्होंने सूचना में बताया कि जून महीने में उत्तम नगर डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद में एक लूट हुई है, जिसका वांछित आरोपी बल्लू अपने दो दोस्तों के साथ, जिसमें से एक दोस्त अनूप उर्फ छलिया और एक अन्य दोस्त जो कि अरविंद पुत्र रामपाल है, राजीव कॉलोनी, अपनी गाड़ी से सोना गए हुए हैं और आज किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। पुलिस के अनुसार पुलिस ने उस कॉल के बाद अपनी एक टीम गठित कर दी, जिसमें से अपने एक हेड कांस्टेबल को तो उस गाड़ी के पीछे भेज दिया कि आप आलमपुर रोड पर जाके खड़े हो जाएं और अगर वो गाड़ी वहां से निकलती है तो उसके पीछे हो लें। उसका पीछा करते हुए हमें अपनी लाइव लोकेशन भेजें। साथ ही सीआईए इंचार्ज साहब कहते हैं कि उन्होंने मोबाइल नंबर ट्रैक करके उसकी साइबर सेल से लोकेशन मंगवाई और वहां के जाने के लिए निकल गए। सैनिक कॉलोनी में नाका लगा, कुछ ऑफिसर खड़े हुए हैं, उनके साथ उनको भी उन्होंने अपने साथ शामिल किया और धोज में जाके नाका लगा लिया। उनका कहना है कि जैसे ही उनको पहले हेड कांस्टेबल वीरेंद्र ने इन्फॉर्म कर दिया कि गाड़ी आलमपुर रोड से जो है पावटा गांव के लिए मुड़ गई है, वहां से पुलिस ऑफिसर्स उनके पीछे हो गए, गाड़ी रोकने की कोशिश की ओवरटेक करते हुए। जो पर्सन गाड़ी चला रहा था उसने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश करी। यहाँ पे पुलिस ने अपनी एफआईआर में कुछ भी नाम नहीं दिया कि ड्राइवर कौन था, गाड़ी कौन चला रहा था। टक्कर मारने की कोशिश की, इंचार्ज साहब रोकने का इशारा करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सरेंडर कर दें और वो गाड़ी को भगा लेते हैं। पुलिस पीछा करती है। उसके बाद इंचार्ज साहब ने अपनी कंप्लेंट में बताया कि ड्राइवर की बाईं तरफ बैठे हुए एक व्यक्ति ने पुलिस की गाड़ी पर फायर कर दिया। बाईं तरफ कौन बैठा था उसका कोई नाम डिस्क्लोज नहीं है एफआईआर के अंदर। बाईं तरफ बैठे हुए व्यक्ति ने फायर किया, जो कि पुलिस की गाड़ी की भी बाईं तरफ गोली लगी। पीछा करने के बाद आगे जाकर के वो गाड़ी अपने आप एक जगह जाकर के रुक जाती है। मतलब जो पर्सन गाड़ी से जा रहे हैं आगे जाकर के वो गाड़ी रोक देते हैं और उसमें से एक लड़का उतरता है जिसको इंचार्ज साहब पहचान लेते हैं कि ये बल्लू है और उसको बोलते हैं कि आप सरेंडर कर दें, पुलिस ने आपको घेरा हुआ है। वो पर्सन पैदल भागने लगता है गाड़ी से उतर के और पीछे मुड़ के फायर करने लगता है। जो फायर उसने किया वो इंचार्ज साहब की बाजू के बराबर से गोली गई और गाड़ी के साइड मिरर के पास जाके लग गई, जिसमें इंचार्ज साहब कहते हैं कि हमने पुलिस को बचाने के लिए उसके पैर पे गोली मारनी चाहिए। वो नीचे बैठ गया और गोली उसको लग गई, जिसके बाद वो वहां पर गिर गया। जो उसके साथ अन्य दो लड़के थे उनको गाड़ी में जो बैठे हुए थे उनको भी बरामद कर लिया, वो गाड़ी से उतरे ही नहीं। बीके हॉस्पिटल लेके गए, बीके हॉस्पिटल में बल्लू को डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल। पहले तो ये कि आपको पता था कि अगर उसके गांव का नाम पता है, उसके पिता का नाम पता है और वो पहले से किसी एफआईआर में वांछित आरोपी था, तो उस एफआईआर का नंबर क्यों नहीं दिया पुलिस ने कि वो इस एफआईआर में आरोपी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एफआईआर में आरोपी था जिस एफआईआर में, उसमें एसएचओ डबुआ का कहना जो है कि हमारे पास उसका कोई नाम पता और उसके पिता का नाम नहीं था जो हम उसको ट्रेस कर पाते, इसलिए वो वांछित हो गया था। अगर पुलिस के पास उसके पिता का नाम और उसका पता नहीं था तो सीआईए इंचार्ज को कैसे पता था कि इसका नाम बल्लू ही है, इसका एड्रेस ये और ये उसी केस में वांछित है, डबुआ वाले केस में। उस केस में 379B छीना छपटी की धारा लगी हुई है। उस धारा के अंतर्गत पुलिस को एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी। फिर पुलिस कहती है कि जी उनको ये पता था, मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। किस घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, कहाँ घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ डिस्क्लोज पुलिस ने अपनी एफआईआर में नहीं किया। बल्लू उस गाड़ी में कहाँ बैठा हुआ है, क्या वो गाड़ी चला रहा है या वो साइड में बैठ के फायर कर रहा है, ऐसा कुछ भी पुलिस ने कहीं डिक्लेयर नहीं किया अपनी एफआईआर में। इसके बाद वो कहते हैं कि उसके हाथ से एक देसी पिस्टल बरामद हुई, उसका हमने मार्का तैयार करके और उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी 332, 353, 186, 307 और 427 आईपीसी में। सवाल ये कि अगर पुलिस को पहले से ही पता था कि उसका एड्रेस वो है, तो जो 267 एफआईआर नंबर है उसमें धोज थाना ने उसको बताया, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर है, या डबुआ थाने ने वहां पे रेड क्यों नहीं करी, उसकी फैमिली को समनिंग क्यों नहीं करवाया। 30 अगस्त को पुलिस 267 में चार्जशीट दे देती है, वहां से भी उसको कोई नोटिस इशू नहीं करवाया जाता कोर्ट से। तो फिर अगर पुलिस को सारी डिटेल थी तो वहां पे उसके घर पे रेड क्यों नहीं की गई और सीधा एनकाउंटर करने के क्या रीजन था। सवाल है, पहला ये कि या तो पुलिस अपने प्रमोशन के लिए इस फेक एनकाउंटर को अंजाम दे रही है,
या बल्लू ऐसी किसी चीज को जानता था जिससे कुछ पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई बात हो सकती थी, या ऐसे कुछ लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे सत्तासीन अधिकारी हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें किसी चीज का खतरा था जिसकी वजह से पुलिस के द्वारा उसकी हत्या करा दी गई। उनकी प्रमोशन होगी जी, 2 दिन बाद ही उसको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया गया। ऐसा क्यों? वही सवाल है कि क्या ये एनकाउंटर अपनी प्रमोशन के लिए ही किया गया था या क्या वजह थी असली इस एनकाउंटर की। समाज की बैठक हुई, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या अब उठाई जा रही है बात? देखिए, इस मामले को पुलिस ने जो दर्ज की, एक एफआईआर और दर्ज हुई थी इस मामले में, जो कि एफआईआर नंबर 251 है, जो कि बल्लू के पिताजी ने दर्ज कराई थी कि उसके बेटे की हत्या की गई है। उसके पिताजी हैं यहाँ पर। ये एफआईआर ऑनलाइन भी दर्ज नहीं की गई। आज भी अगर आप एमआईएस पोर्टल पर जाके चेक करेंगे, 249 नंबर एफआईआर ऑनलाइन है जो उसके अगेंस्ट दर्ज की गई है, लेकिन 251 नंबर एफआईआर को ऑनलाइन भी नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें किसी भी पर्सन को, किसी भी गांव से किसी व्यक्ति को या उसकी फैमिली मेंबर को कभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं बुलाया गया। उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई हो रही है, ऐसी कोई डिटेल उनकी फैमिली को आज तक नहीं दी गई। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई, चाहे वो किसी केस में वांछित आरोपी ही क्यों नहीं था, अगर उसकी हत्या की गई है या उसको एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन उसमें एफआईआर दर्ज है सीआईए ऑफिसर्स के अगेंस्ट, तो चाहिए था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी फैमिली को बुलाया जाए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया जाए। लेकिन पुलिस का ये रवैया सवालिया निशान खड़ा करता है। इसमें एक एसआईटी कमेटी भी जल्दबाजी में गठित की गई थी। एसआईटी कमेटी, कल एसएचओ धोज का कहना था कि एसआईटी कमेटी में जो इंचार्ज बनाए गए वो डीसीपी एनआईटी है, एसएचओ धोज हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो बताया था एक अधिकारी और इसमें हमारे साथ एसआईटी कमेटी में बनाए गए वो एसीपी एनआईटी है। तीनों मिलकर के अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एसआईटी टीम बैठ चुकी है, तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। अगर हम असल बात वहां के आई विटनेस की माने या उसकी फैमिली से जो हमारी बात हुई थी, इनकी फैमिली का जो कहना है वो ये है कि वो तीनों दोस्त थे जो कि भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के दर्शन करने गए, मिलकपुर, वहां से दर्शन करके लौट रहे थे। पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते या किसी भी कारण से उनको रोका और उसको मारना ही था। वरना सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो फायर कर रहा है उसके बारे में आप डिटेल नहीं दे रहे हैं। गोली लगने के बाद भी वो लड़का जिस पॉइंट पे उसको गोली लगी है वहां से वो थोड़ा सा और आगे जाकर के पास में शिव मंदिर है गांव के अंदर, जहां पे वो गिरा है, और उसके बाद उसको वहां से उठा करके लेके जाया गया बीके हॉस्पिटल। वहां पर भी रास्ते में जहां से पुलिस ने पीछा किया, अप्रोक्सीमेट 150 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, और फैमिली का कहना यह है कि सीसीटीवी कैमरास में जो फुटेज थी उसको भी पुलिस के द्वारा डिलीट करवा दिया गया। अगर ऐसा कुछ था और पुलिस अपनी जगह सही थी तो उन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लाके सबमिट करती, उसकी फैमिली को दिखाती। कोई पुख्ता सबूत नहीं है किस चीज का सर? वो एनकाउंटर हुआ है, उन्होंने फायरिंग की थी लड़कों। किस चीज से पुख्ता सबूत हम माने? क्या पुख्ता सबूत? कोई सीसीटीवी फुटेज हमें दे सकते हैं क्या वो? दूसरी बात, सवाल उनकी एफआईआर में ही खड़े हो रहे हैं। अगर आप उनकी एफआईआर पढ़ेंगे, एफआईआर में मेंशन ये है कि 3 लोग जो एक गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी लोकेशन हमें मिलती है साइबर सेल से, एक हमने सिपाही उसके पीछे लगाया हुआ है जिसके बाद हम उनके पीछे जा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। आपको जब तीनों आरोपियों के नाम पता है, एफआईआर बाय नेम दर्ज है, तो आप बताओ ना किसने टक्कर मारने की कोशिश करी, कौन गाड़ी चला रहा था? फिर आप कह रहे हैं कि ड्राइवर के बाईं साइड बैठा हुआ व्यक्ति जो पुलिस के ऊपर फायर कर रहा था। अगर बाईं साइड बैठा हुआ व्यक्ति पुलिस पे फायर कर रहा है, आपको तीनों के नाम पता है, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो चुका है, आपने उन दोनों से भी तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया होगा, तब तो आपको देना चाहिए था ना कि इस व्यक्ति ने फायर किया गाड़ी के ऊपर, तो वो डिटेल क्यों नहीं दी कि इसने फायर किया? फिर दूसरी बात ये कि गाड़ी रुक करके वहां से एक व्यक्ति पैदल क्यों भागा? जब उनके पास गाड़ी है भागने के लिए, वो पैदल क्यों भागेगा? और एक ही व्यक्ति पैदल भागा, 2 लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, ना वो गाड़ी पे फायर कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, ना वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो वहां से भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि एक को तो आप बता रहे हो कि हत्या का आरोपी है, और एक नॉर्मल 379 भी छोटे से छीना छपटी का आरोपी है, वो आपके ऊपर फायर भी कर रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतर के पैदल भाग रहा है। तो ये सारी चीजें सवाल खड़े करती हैं पुलिस के ऊपर। हमने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में कॉल किया हुआ है जिसमें कल की डेट है, पुलिस ने अपना रिप्लाई सबमिट करना है। अगर उस रिप्लाई के अंदर भी हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है कि पुलिस के अगेंस्ट कोई पुलिस एक्शन करने वाली, तो हम इसमें डायरेक्शन कराएंगे सीबीआई के लिए, और अगर यहाँ से डायरेक्शन नहीं होती तो हाईकोर्ट के माध्यम से डायरेक्शन कराएंगे। 2 गाड़ियों में गए थे, 2 गाड़ियों में जाके यहाँ से साथ गए थे। बल्लू जो था वो पाखल अड्डे से, जो हमारे गांव का अड्डा, वहां से बैठा था उनके साथ जाते हुए, कि उनकी होटल की वीडियो है। और फिर जो वो गए हुए थे, उस दिन दोस्त थी हमारे यहाँ लोकल आसपास दोस्त पे, बाबा मोहन राम भिवाड़ी में जाते, बाबा मोहन राम मंदिर पे, वो भी बाबा मोहन राम मंदिर पे गए हुए थे, और बाबा मोहन राम मंदिर पे वो साथ गए हैं, साथ उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। तो वो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमें 2 किलोमीटर दूर पार्किंग में मिला है, और साथ का उनका वीडियो है, साथ के उनके जाने की, साथ गए साथ आए। वीडियो अभी आपके
पास है? वीडियो है उनके साथ लेकिन आपका कहना है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो बिल्कुल दोनों उनका झूठ ये बोल भी रहे हैं। कहना है कि पहले बलिंदर जिनकी मृत्यु हुई है, हमारी सहानुभूति है परिवार के साथ, पर उनका कहना है कि पहले बल्लू जी ने ही गोली चलाई थी पुलिस पर, उसके बाद पुलिस ने फायर की। देखो, पुलिस की पूरी टीम थी, किसी पुलिस वाले ने कोई वीडियो बनाई थी, वो गोली चला रहा है उसकी कोई वीडियो थी, या उन्होंने कोई आपस में सायरन से बोला है उसकी कोई वीडियो थी? उनके पास कोई वीडियो नहीं थी, और ना ही बल्लू के पास कोई हथियार था। ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग में उनसे लग गई है, उन्होंने इसमें मर्डर किया है। और ऐसा पुलिस नहीं कह रही, ऐसा जो साथ में दो युवक थे अनूप और छलिया, वो उन दोनों का ही कहना है। देखो, पुलिस नहीं कह रही है, लेकिन जो अनूप और छलिया और जो दूसरा लड़का है अरविंद, वो अरविंद और जो अनूप है वो पुलिस के डर से वो पुलिस ने अंडरग्राउंड किए हुए हैं अभी। देखिए, एफआईआर के अंदर पुलिस ने पहले इन्फॉर्म कर रखा हुआ है कि यहाँ पे तीनों दोस्त हैं और एक साथ जा रहे हैं। तीन दोस्त कहीं घूमने एक साथ जाते हैं और उन दोनों दोस्तों के सामने उसके एक दोस्त की हत्या कर दी जाती है। तो क्या वो अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट नहीं देंगे, या उनसे जो बुलवाया जाएगा वो बोलेंगे नहीं? जब उनको पता है कि हमारे एक दोस्त को मार दिया गया और बिना किसी अपराध के मार दिया गया और अभी तक उन पुलिस वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हमारे साथ भी कल को इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो वो जो बात उनको पुलिस बताएगी वही बोलेंगे पुलिस से अपने आप। तो कहाँ देखते हैं इसमें, कहाँ चूक हो रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वकील जी बैठे हैं सामने, क्या चूक नजर आ रहा है आपको? कुछ नहीं आई, मुझे बताया कुछ नहीं। मैं तो सुबह प्रशासन का ढीला रवैया है बिल्कुल। क्या मांग करते हैं आप? सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम तो। न्याय चाहिए उनको, न्याय चाहिए हमें तो, न्याय दो। बात सीधी सी है, अगर पुलिस किसी चीज को इन्वेस्टिगेशन करती है, देखो एक आम नागरिक कोई कंप्लेंट दे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि उसको कानून की जानकारी नहीं है या वो इसी वजह से ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन एक सब इंस्पेक्टर जो कि एक सीआईए का प्रभारी है, वहां का इंचार्ज है, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है अपनी एफआईआर के लिए कि एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसने गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश करी और गाड़ी भगा के ले गया। या तो बल्लू गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी को ठोकते हुए भगा के ले गया, या वो साइड में बैठ के फायर कर रहा है, या वो पीछे बैठा हुआ है। तीनों में से एक ही रोल उसका होगा, ऐसा नहीं है कि तीनों काम वही कर रहा है। तो पुलिस ने उन दोनों को किस आधार पर छोड़ दिया? उन्होंने गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास ही तो पुलिस ही कहती है ना, गाड़ी में टक्कर मारने का प्रयास किया और वहां से गाड़ी भगाई। सर, उन दोनों को छोड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा। जो धाराएं दर्ज थी वो पूरी 332, 353, 186, 307, 427 आईपीसी और आर्म सेक्टर 25, 54 और 59। 307 में क्या इतनी जल्दी छोड़ दिया जाता है? बात ही यही है कि उन दोनों को इसी आधार पर छोड़ दिया गया कि आप पुलिस के फेवर में अपनी स्टेटमेंट देंगे और पुलिस के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं जाएगी और आप पुलिस के फेवर में सारी बातें बोलेंगे जो पुलिस के द्वारा बताई गई हैं। लेकिन सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। ऑनरेबल कोर्ट में ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो भी जांच करवाई जाएगी, जो भी अधिकारी उसमें जांच करेंगे तो सारी चीजें खुलासा होगा कोर्ट में होने के बाद। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।